हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मेरा नाम है अर्पित जैन, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर बिजनेस एनालिटिक्स कोर्सेज। सो हम अगेन आ गए हैं नए वीडियो के साथ, जहां पर हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। अगर आपको याद होगा, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फंक्शंस एक्सेल के ऊपर, जैसे कि सम एंड उसके रिलेटेड फंक्शंस। हमने बात करी थी एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट एंड उसके सारे रिलेटेबल फंक्शन, जो कि हमने कंडीशन बेस्ड भी पढ़ा था, इफ, मल्टीपल इफ के लिए इफ्स। तो ये सारे फंक्शंस हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम जा रहे हैं बात करने स्पेसिफिकली लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। अगर आपको याद होगा, लॉजिकल फंक्शंस हम सम और द अदर वे बुलियन डेटा टाइप से भी रिलेट कर सकते हैं, बट हम इसमें भी वापस आएंगे। आज का एजेंडा है स्पेसिफिकली कुछ लॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात करना, जैसे कि इफ, और, एंड, नेस्टेड इफ, और इनफैक्ट इफ एरर पे भी हम बात करेंगे। तो ये सारे फंक्शंस, ये सारे लॉजिकल फंक्शंस, जहां पर एक कंडीशन, एक लॉजिकल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर वो लॉजिकल कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंगली एक एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का एजेंडा है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं ये लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। इनफैक्ट आगे बढ़ने से पहले हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं बुलियन ऑपरेटर्स के लिए। आपको याद होगा, हमने ऑलरेडी इसके बारे में, बुलियन डेटा टाइप के बारे में पढ़ा हुआ भी है। हमने जब स्टार्टिंग में क्लास करी थी इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल, जब हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बुलियन डेटा टाइप के बारे में भी समझाया था। तो बेसिकली बुलियन डेटा टाइप करता क्या है, एक लॉजिकल ऑपरेटर को, एक लॉजिकल कंडीशन को प्रोसेस करता है, एंड अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस का रिजल्ट है, अगर वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, अकॉर्डिंगली उसको हमें चेक करके बताता है। तो एक क्विक रिकैप भी देख लेते हैं। आपको याद होगा, मैंने उस टाइम भी आपको एग्जांपल दिया था। सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 5 और मैं चेक करना चाहता हूं इफ दिस इज इक्वल टू 5। सो बेसिकली जब मैं लॉजिकल फंक्शन का यूज कर रहा होता हूं जब भी, तो मेरे पास दो चीजें होती हैं। एक तो होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। एंड मैं इन दोनों ऑपरेटर्स को, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर रहा होता हूं। या तो मैं इक्वल टू करूंगा, लेस देन करूंगा, ग्रेटर देन करूंगा, लेस देन इक्वल टू करूंगा, नॉट इक्वल टू करूंगा। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं मेरे पास बीच में। तो मेरा ऑपरेटर जो है वो बेसिकली यहां पे अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली इस केस में मैं क्या बोल रहा था, मेरा 5 जो है वो है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये वाला 5 बोल रहा हूं राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं, इज माई LHS इक्वल टू RHS? यस, दिस 5 इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स इसका लॉजिकल आउटपुट है ट्रू। यही प्रोसेसिंग को हम कह रहे हैं बुलियन डेटा टाइप। ये जो ट्रू मेरे पास आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ माय लॉजिकल ऑपरेटर जो आई, इसको हम कह रहे हैं बुलियन डेटा टाइप। सिमिलरली मैं क्विकली चेक कर लेता हूं। सपोज मेरा लेफ्ट हैंड है 6 एंड राइट हैंड है 5। नाउ अगेन मैं सेम ऑपरेटर को चेक करूं, इज 6 इज इक्वल टू 5? इज LHS इक्वल टू RHS? नो, इन दिस टाइम नो। इसका लॉजिकल आउटपुट है फॉल्स। सो बेसिकली बुलियन डेटा टाइप क्या कर रहा है, आपके प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व कर रहा है, एंड उसकी आउटपुट को मुझे ट्रू या फॉल्स में शो कर रहा है। तो बुलियन डेटा टाइप अगर मैं याद करूं, तो बुलियन डेटा टाइप में मेरे पास दो आउटपुट्स हैं। फर्स्ट हो गया ट्रू इफ लॉजिकल कंडीशन इज ट्रू, एंड फॉल्स इफ लॉजिकल कंडीशन इज फॉल्स। ये दोनों मेरे टाइप्स हो गए बुलियन डेटा टाइप के सब टाइप्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट फंक्शन को, जो कि लॉजिकल फंक्शन के अंदर आता है एक्सेल के पास, वो है इफ। इफ क्या है पहले वो समझ लेते हैं। इफ क्या करेगा, अगर कोई एक कंडीशन वैलिड है, मेरा कोई भी लॉजिकल कंडीशन मेरा वैलिड है, जैसे कि 5 इक्वल टू 5, एंड वो इसका आउटपुट आ रहा है ट्रू। तो अगर ये ऑपरेटर ट्रू है, अगर मेरा बुलियन डेटा टाइप का आउटपुट ट्रू है, तो ट्रू के केस में मैं क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूं, और अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स के केस में मैं क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूं। तो क्या करेगा, सबसे पहले मुझे एक लॉजिकल ऑपरेटर्स को पास करना पड़ेगा, एक कंडीशन पास करनी पड़ेगी, एंड वो कंडीशन का एक लॉजिकल आउटपुट आएगा, जो कि एक बुलियन डेटा टाइप होगा, ट्रू या फॉल्स। एंड अगर ट्रू है तो ट्रू की क्या एक्शन होगी, ट्रू है तो क्या मुझे एक्शन परफॉर्म करना है, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स में क्या एक्शन परफॉर्म करना है।
इस टाइप की जो एक्टिविटी है दैट इज हैपनिंग थ्रू माय इफ फंक्शन हियर। तो क्विकली सिंटेक्स भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं इक्वल टू करके इफ पास करूंगा एंड हमारा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है यहां पे एक लॉजिकल टेस्ट है, बेसिकली एक कंडीशन है, लॉजिकल कंडीशन भी बोल सकता हूं इसको। एंड इस कंडीशन का मेरे पास दो ही आउटपुट आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इसकी आउटपुट मैं एक्सपेक्ट करूंगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। एंड आप इसके बाद देख सकते हैं एक कॉमा देकर के मुझे यहां पे एक आउटपुट पास करना है, बेसिकली एक एक्शन पास करना है इफ दिस लॉजिकल इज ट्रू। जो कि मैं कंडीशन पास कर रहा हूं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में, अगर वो ट्रू है तो ट्रू के केस में ये क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूं वो मैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट में पास करूंगा। एंड सिमिलरली मैं फॉल्स के केस में क्या आउटपुट और क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूं, यहां पे फॉल्स के केस में वो मैं थर्ड आर्ग्यूमेंट में पास करूंगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास वही सेम कंपनी का डेटा सेट है जो कि मैं लास्ट वीडियो में भी सॉल्व कर रहा था। अब मैं बोल रहा हूं if a company gets a rating greater than 4.5, so condition is if my rating is more than 4.5, then the company is called as a great place to work. तो जो भी कंपनी है उसको मैं कहूंगा ग्रेट प्लेस टू वर्क। एंड इसी को मुझे इफ फंक्शन के थ्रू करना है। मैं इसको क्विकली सॉल्व भी करूंगा एक्सेल पे, बट आप एक बार क्विकली देख भी सकते हैं। तो मेरा कंडीशन क्या है, मेरा एक लॉजिकल कंडीशन है रेटिंग इज मोर देन 4.5। तो मैं हर एक रो में ये फंक्शन को टेस्ट कर सकता हूं। सपोज मेरी रेटिंग की वैल्यू 3.9, सो इज 3.9 मोर देन 4.5? नो। तो इस रो की मेरी लॉजिकल आउटपुट आ गई फॉल्स, करेक्ट। एंड यहां पर आप देख भी सकते हैं मेरे पास सिर्फ ट्रू के केस की वैल्यू प्रेजेंट है। जो मैं अगर ये लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू है तो मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, ग्रेट प्लेस टू वर्क। बट हमने ये नहीं बोला कि फॉल्स के केस में क्या है। तो फॉल्स के केस में आप देख सकते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंटेड है, दैट मींस ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, जरूरी नहीं है कि मैं इसको पास ही करूं। दैट मींस अगर मैं इसको पास करता हूं तो वो परफॉर्म करेगा, अगर मैं नहीं पास करता हूं कुछ तो मैं ऑप्शनल भी रख सकता हूं इसको, वो ब्लैंक रहेगी स्पेस, कुछ नहीं करेगा वहां पे, डू नथिंग। सिंपल है। मैं इसको एक्सेल पे भी आपको क्विकली करके दिखाता हूं। लेट्स गो बैक टू द सेम एक्सेल फाइल। आप देख सकते हैं ये सेम एक्सेल फाइल को हम यूज भी कर रहे थे। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं रेटिंग से कंपेयर करना चाह रहा हूं। इफ मेरी रेटिंग 4.5 से ज्यादा है दैट मींस वो कंपनी ग्रेट प्लेस टू वर्क है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कॉलम नया इंसर्ट कर लेता हूं एंड यहां पे मैं कंपनी डिटेल्स लिख देता हूं। ठीक है, नया कॉलम क्रिएट कर दिया, कंपनी डिटेल्स। सो यहां पे मुझे ये चेक करना है फॉर ईच रो, अगर उसकी रेटिंग की वैल्यू 4.5 से ज्यादा है तभी वो ग्रेट प्लेस टू वर्क है, अदरवाइज नहीं है। और नहीं में मैं ब्लैंक भी पास कर सकता हूं। सपोज अब मैं क्या करूंगा, मैं इफ फंक्शन का यूज करूंगा। एंड इफ में मेरी लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, बेसिकली दिस वैल्यू फॉर ईच रो, इफ दिस इज मोर देन 4.5 कॉमा, देन मैं पास करूंगा ग्रेट प्लेस टू वर्क। दैट्स इट। मैं सेकेंड आर्गुमेंट जो कि मेरा है नो के केस में, फॉल्स के केस में मैं तो कुछ भी पास नहीं करूंगा, दैट मींस डू नथिंग, वो ब्लैंक रह जाएगा। आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या आउटपुट आ रही है, यहां पे ये फॉल्स है और वो हर एक केस जहां पे 4.5 से ज्यादा होगी, आप देख सकते हैं ये अल्टीमेटली मेरे पास ग्रेट प्लेस टू वर्क में कन्वर्ट होके आ जाएगा। बट सिमिलरली क्योंकि ये फॉल्स अच्छा नहीं दिख रहा, मैं यहां पे लिख देता हूं, ब्लैंक कर देता हूं इसको, स्पेसिफिकली एक ब्लैंक पास कर देता हूं, मतलब डू नथिंग, मेरे पास एक ब्लैंक वैल्यू लिख करके आ जाए। तो अभी मैं यहां पे इसको कर देता हूं एक एम्प्टी स्पेस। तो आप देख सकते हैं अब ये सारे वैल्यूज जहां पे ये 4.5 से ज्यादा है, सिर्फ वहीं पे मुझे ग्रेट प्लेस टू वर्क दिखाई देगा, जैसे कि यहां पे इंडियन आर्मी, एंड नीचे जाके आपको और भी दिखाई देंगे जहां पे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडियन एयरफोर्स, ग्रेट प्लेस टू वर्क। एंड वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे उसकी रेटिंग 4.5 से कम है, वहां पे मैंने एक ब्लैंक स्पेस पास कर दिया है। सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज भी है यहां पे। लेट्स क्विकली फिनिश दिस एक्सरसाइज। सो
हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द एज ऑफ अ कंपनी इज लेसर देन 10, सो बेसिकली इफ एज ऑफ माय कंपनी इज लेसर देन 10, it is considered to be a startup, then it is going to be named as startup, and otherwise it is considered to be an established company. Otherwise it is an established company. ये मेरी कंडीशन हो गई इफ की, हम सिंपल इफ में ये पास कर सकते हैं. ऑल्सो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, एंड क्लासिफाई ईच कंपनी इनटू अ स्टार्टअप एंड एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी. डेफिनेटली वी कैन डू दैट. एंड ऑल्सो नाउ we have to calculate the average age of all the startups using average if. So सबसे पहले मुझे क्लासिफाई करना है स्टार्टअप और एस्टैब्लिश में. एक बार ये स्टार्टअप और एस्टैब्लिश में कंफर्म हो जाएगा, देन मुझे एवरेज एज निकालनी है सारे स्टार्टअप कंपनीज की. सिंपल है, हम ये स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जो कि है मेरा सिंपल सेग्रीगेट करना स्टार्टअप्स एंड एस्टैब्लिश कंपनी में. तो क्विकली सॉल्व करते हैं. तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहां पे एज कॉलम है. एज कॉलम नथिंग बट उस कंपनी की स्पेसिफिक एज. जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ कंपनीज एज इज मोर देन 10 तब वो एस्टैब्लिश है, लेस देन 10 तो हम उसको बोलेंगे स्टार्टअप है. तो मेरे पास हर एक कंपनी की एज मेंशन्ड है यहां पे. तो मैं काम करता हूं, यहीं पे एक न्यू कॉलम क्रिएट कर लेता हूं. मैं इसको बोलूंगा कंपनी डिटेल्स करके. सो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास कंडीशन है कि इफ एज इज लेस देन 10 देन आई हैव टू कॉल दिस एज अ स्टार्टअप, एंड इफ एज इज मोर देन 10 आई हैव टू कॉल दिस एज एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन. सो मैं सिंपल यहां पे एक इफ कंडीशन डालूंगा. इफ दिस एज इज मोर देन 10 और मैं यहां पे इसको लेस देन 10 करूं, then it is called as startup, or else it is going to be called as established. Simple. आप देख सकते हैं द मोमेंट हमने ये कर दिया, बिकॉज इसकी एज मोर देन 10 है तो ये established ऑर्गेनाइजेशन हो गई. तो हमने इसको सारे के सारे पे कॉपी कर दिया. तो आप देख सकते हैं यहां पे स्टार्टअप एंड एस्टैब्लिश मेरे पास मेंशन हो गया कंपनी डिटेल्स के ऊपर. अगर एज मेरा लेस देन 10 है तो ये स्टार्टअप है, और मोर देन 10 है तो ये एस्टैब्लिश्ड. अब आपको याद होगा मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि मुझे एवरेज एज निकालने हैं हर एक स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन के लिए. मैं यहीं पर एक और इंसर्ट भी कर देता हूं कॉलम, तो हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. तो मैं सिंपल अब यहां पे एवरेज इफ का यूज कर सकता हूं. एंड एवरेज इफ क्या करना है, मुझे ये डिफाइन करना है H9960, एंड इफ दिस इज इक्वल टू H2 which is established, or I have to mention this as startup. If this is equal to startup, then I have to take the average of G2 till G9960. आप देख सकते हैं, तो ये मेरी हो गई एवरेज एज फॉर ऑल द स्टार्टअप्स जिनका की एज लेस देन 10. तो मैंने क्या करा, ये इसी कंपनी डिटेल जो मैंने अभी क्विकली क्रिएट किया न्यू कॉलम एस्टैब्लिश्ड या फिर स्टार्टअप, मैंने उस पर फाइंड आउट किया कि अगर इसकी वैल्यू स्टार्टअप है, अगर ये कंपनी स्टार्टअप है, तो उन सारे स्टार्टअप्स के लिए मुझे एवरेज एज निकालनी है. तो मैंने इफ एवरेज इफ फंक्शन का यूज करके इसको निकाल दिया. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं. तो हमने अब तक देखा इफ ऑपरेटर को, इफ फंक्शन को हमने पास किया एक सिंपल लॉजिकल कंडीशन के साथ, एंड हमने उसमें ट्रू और फॉल्स की एक्शन भी स्पेसिफाई कर दी. बट इफ के साथ मैं एक दूसरा फंक्शन भी पास कर सकता हूं उसी सेम कंडीशन में. सिंटेक्स सेम ही रहेगा, कंडीशन पास करेंगे, कंडीशन के बाद ट्रू की एक्शन देन फॉल्स की एक्शन. बट इसमें चेंज क्या है, कंडीशन में एक दूसरा फंक्शन भी पास कर सकता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी हैव अ क्वेश्चन, वी वांट टू आइडेंटिफाई द लॉन्ग एंड शॉर्ट नेम्स इन द लिस्ट ऑफ द कंपनीज, जहां पे लॉन्ग नेम्स आर द नेम्स विद 10 और मोर कैरेक्टर्स एंड शॉर्ट नेम्स वो है अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस. अगर मेरे कंपनी के नाम में 10 या 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, देन मैं बोल रहा हूं कि वो एक लॉन्ग नेम है, अदरवाइज इट्स अ शॉर्ट नेम. तो आपको याद होगा मैं किसी भी कंपनी का किसी भी टेक्स्ट का लेंथ कैसे निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे निकाल सकता हूं. मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल है len फंक्शन. तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं उसी इफ में
कंडीशन जो पास कर रहा हूं, आप देख सकते हैं मैं len फंक्शन का यूज करके वो सेल की रेफरेंस दे रहा हूं। एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देन, तब मैं बोलूंगा कि यह है लॉन्ग नेम विच इज माई ट्रू पार्ट, और एल्स में बोलूंगा शॉर्ट नेम विच इज माई फॉल्स पार्ट। सो मेरा इवैल्यूएशन का कंडीशन क्या हुआ? इफ माई len और द लेंथ ऑफ माई वर्ड इज मोर देन और इक्वल टू देन, तब मैं बोल रहा हूं कि यह लॉन्ग नेम है, अदरवाइज इट्स अ शॉर्ट नेम। चलिए इसको क्विकली एक्सेल पे भी देख लेते हैं। सो ये हमारे पास एक्सेल की फाइल है, सेम एक्सेल फाइल है। ये रही हमारी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे TCS एक्सेंचर। मैं यहाँ पे एक न्यू कॉलम क्रिएट कर देता हूं, नेम फुल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब मुझे क्या कंडीशन पास करनी है? इज इक्वल टू इफ मुझे पास करनी है लेंथ फंक्शन। इफ लेंथ ऑफ माई TCS और B2 इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, देन मैं बोलूंगा कि ये है लॉन्ग नेम, एल्स मैं बोलूंगा इट्स अ शॉर्ट नेम। आप देख सकते हैं। सो अगर मेरे कंपनी का लेंथ जो है, नेम का लेंथ, इफ इट इज मोर देन और इक्वल टू 10, देन इट्स अ लॉन्ग नेम, एल्स इट्स अ शॉर्ट नेम। मैं सेम फॉर्मूला को सारे के सारे सेल पे कॉपी कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा का नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मोर देन और इक्वल टू 10 है, तो ये लॉन्ग नेम में क्लासिफाई हो गया, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज अ शॉर्ट नेम। सिंपल है। तो उसी इफ कंडीशन में मैंने एक दूसरा फंक्शन पास कर दिया लॉजिकल ऑपरेटर के लिए। तो चलिए वापस चलते हैं स्लाइड पे। अब आप देख सकते हैं कि मैं एक्चुअली एक और कंडीशन भी पास कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने बोला कि इफ माई लेंथ इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो मैं कोई और एक्शन परफॉर्म कर सकता हूं किसी और सेल के ऊपर भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को समझते हैं। इफ माई एज ऑफ अ कंपनी इज लेसर देन 10, मेरा इवैल्यूएशन का कंडीशन क्या है? अगर मेरी एज लेस देन 10 है, मैंने इसको स्टार्टअप बोला, अदरवाइज इट्स एन एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। एंड रिसर्च हैज शोन दैट द स्टार्टअप्स आर यूजुअली रेटेड लोअर देन एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। तो स्टार्टअप का रेटिंग जनरली एस्टैब्लिश्ड से कम होता है। सो टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल रेटिंग्स, वी आर गोइंग टू ऐड 0.1 टू माई स्टार्टअप्स। तो जहां पे भी मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है, इफ इट्स अ स्टार्टअप, then what I have to do is I have to put a correction in my rating. So उसकी true rating पे 0.1 मुझे add करना है, and also do nothing or do not add anything to the rating if it's an established organization. अब मुझे अगर वो established है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गई मेरी यहाँ पे रेटिंग की फाइल। मैंने क्या बोला एज कॉलम पे, तो मैं इसको क्विकली करेक्ट कर देता हूं। तो मैं एक न्यू कॉलम क्रिएट करता हूं, करेक्टेड रेटिंग। मैं क्या बोल रहा हूं इस केस में? इफ दिस एज इज लेस देन 10, देन मुझे ये रेटिंग में ऐड करना है प्लस 0.1, और एल्स अगर ये 10 से कम नहीं है तो मुझे इसको एज इट इज रख देना है। बेसिकली दिस लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, अब देख सकते हैं। तो ये 10 से कम नहीं है तो मेरा एज इट इज रह गया, और बाकी मैंने सारे के सारे, अगर मेरा वैल्यू 10 से अगर कम है, मतलब अगर उसका एज स्टार्टअप है, टाइप स्टार्टअप है ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैंने उसमें करेक्शन कर दिया, रेटिंग को 0.1 ऐड कर दिया उसके ऊपर, एल्स इट इज स्टिल कॉपीड फॉर एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है। तो उसी सेम इफ के अंदर हमने तीन चीजें देखी। या तो हम डायरेक्ट कंडीशन भी पास कर सकते हैं, या फिर हम एक दूसरा फंक्शन के थ्रू कंडीशन पास कर सकते हैं, या फिर हम कंडीशन तो पास करेंगे ही, उसके साथ एक तीसरे कॉलम पे हम एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इफ के थ्रू सॉल्व हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है अब, जो कि हम इसी इफ के ऊपर सॉल्व करते हैं। लेट्स क्विकली लुक इनटू दिस। सो क्वेश्चन कहता है, इफ द एज ऑफ अ कंपनी इज लेस देन 10, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप, otherwise it's an established organization. Correct, we have already done that. And research has shown that the startups are usually rated lower. Fine.
and to reflect the actual ratings, we are going to add 0.5. We have already done that, so we will be still checking this. So we have to add 0.5 on the startups, and do not add anything if it's established organization. So we have almost everything done that. We have additional question here. Additionally, the maximum possible rating for a company is 5. So if a startup rating is 4.6, so the moment we add 4.5 on 4.6, it will become 5.1. So if I add 0.5 on 4.6, it will become 5.1. But we know that maximum rating is only 5.1. So maximum cannot be 5.1. It can only go up to 5. So in this case, what we have to do is we have to get this corrected. So it should not be 5.1. So we have to make sure that if it is exceeding 5.1, then I have to make sure that it is coming back to 5. We can do that. So first we have to make this correction done. So 0.5 has to add it for the startups. And then for those 0.5, we have to put a condition. If the value is more than 5.1 or 5.0, basically in this case, I have to check it back to 5. So we are also seeing the hint where we can use if and min functions. Cool, simple. Let's try to solve this. Let me share the Excel file. So again, I'm going to create a new column here. I'm going to put new corrected rating. Okay. So for this, the condition is if this age, which is this, is less than equal to 10, then what we have to do is, then we have to put this plus 0.5, or else same. So in this case, we have done this. So now for all the startups, 0.5 will be added. And if you could see for situations, we can just put a filter here and we can check if the value is going beyond 5.1. So you will be able to see, yes, can you see 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 and 5.5. So these are invalid entries. That is what the question was saying, right? So it cannot exceed beyond 5. So I have to check this and I have to make sure that it can only go up to 5, nothing beyond that. That's fine. So now what we can do is, we anyway have to make this correction. Now can we use a minimum function on top of this? We can. So this is going to be my first value. So let's call on top of this a min function. So now in this min function, the first value would be this, and then probably we can add 5 here. So what we are trying to do here is, it will first evaluate, it will first add the 0.5, and then for this updated value and a maximum of 5, we are just comparing whichever is minimum, take that. Just a small correction on top of it. Now copy this to my entire cell and now look at the thing. Can you see this? In this filter, the maximum is only 5 and it is not going beyond 5. Done. So we have just added a small check on top of my if condition, जहां पे मैंने सबसे पहले तो वो करेक्शन करी, अगर वो स्टार्टअप है तो हमने वहां पे 0.5 ऐड किया, एंड फिर हमने मिनिमम फंक्शन का यूज करके ये भी चेक किया कि इफ 0.5 ऐड करने के बाद अगर वो 5 से ज्यादा हो रहा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू को वो कैप्चर कर लेगा. डन. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास एक और क्वेश्चन था वहां पे, क्विकली उसको भी सॉल्व कर लेते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, जो कि if the average rating of all the financial services companies is greater than 4, display the financial services companies are good places to work at, otherwise display no result. तो बेसिकली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, if the average rating of all the financial services companies. So सबसे पहले मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को फिगर आउट करना है, एंड हमने उसमें वो देखना है कि इफ अगर एवरेज रेटिंग फॉर दीज फाइनेंशियल कंपनीज इज लेस देन 4, सॉरी इज ग्रेटर देन 4 इन दिस केस, देन मैं बोलूंगा कि इट्स अ ग्रेट कंपनी टू वर्क, अदरवाइज मैं बोलूंगा इट्स नॉट अ रिजल्ट. तो चलिए क्विकली इसको एक्सेल पे भी सॉल्व कर लेते हैं. तो हमने क्वेश्चन देख लिया जहां पे हमें फिगर आउट करना है एवरेज एज ऑफ माय फाइनेंशियल कंपनीज, और अगर उसका एज मोर देन 4 है तभी मैं बोलूंगा कि इट्स अ गुड प्लेस टू वर्क, अदरवाइज मैं बोलूंगा इट्स अ नॉट अ गुड प्लेस टू वर्क और अ नो रिजल्ट. मैं सिंपल कॉपी कर दूंगा वहां पे.
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहीं पे जो मेरा टैग है फाइनेंशियल सर्विसेज का, मैं इसको सबसे पहले कॉपी कर लेता हूं वैल्यूज को। तो सबसे पहले मुझे एवरेज निकालनी है रेटिंग की। तो मैंने क्या कर दिया यहां पे, मैंने एवरेज इफ को यूज कर लिया। एंड एवरेज इफ में मैं रेंज पास कर रहा हूं N2 से लेकर के N9960। इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू फाइनेंशियल सर्विसेज, देन मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा रेटिंग्स की, विच इज दिस। सो D2 से लेकर के D9960 तक। तो मेरे पास एवरेज आ गई फाइनेंशियल सर्विसेज की। एंड हमारा कंडीशन क्या कह रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज की एवरेज अगर मोर देन 4 है तभी वो ग्रेट प्लेस टू वर्क है, अदरवाइज इट्स नॉट, राइट। सो मैं सिंपल इसी कंडीशन के ऊपर इफ लगा सकता हूं। इफ दिस वैल्यू इज मोर देन 4, देन आई वुड से इट्स अ गुड प्लेस टू वर्क, अदरवाइज मैं बोलूंगा नो रिजल्ट। सो मैंने एक और फंक्शन पास कर दिया जो कि था एवरेज इफ, एंड उस पे मैंने नो रिजल्ट, और सारे के सारे अगर उसकी वैल्यू मोर देन 4 होगी तभी मैं बोलूंगा कि इट्स अ गुड प्लेस टू वर्क, अदरवाइज इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू वर्क, जिस पे मैंने नो रिजल्ट कॉपी कर दिया। कूल गाइस। सो इससे हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे और इंटरेस्टिंग लॉजिकल फंक्शंस, जैसे कि एंड और। एंड और बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है जिसका एक सेपरेट लॉजिकल एडवांटेज है। सपोज मेरे पास अब एक नहीं 2-3 कंडीशंस हैं मुझे इवैल्यूएट करने के लिए। मेरे पास कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, कंडीशन 3 है, ऐसे करके मल्टीपल कंडीशंस हैं। एंड मैं सिर्फ एक में नहीं देखना चाहता हूं लॉजिकली अगर वो करेक्ट है कि नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी कंडीशन 1 भी करेक्ट है, कंडीशन 2 भी करेक्ट है, कंडीशन 3 भी करेक्ट है। मैं तब वो एक्शन परफॉर्म करूंगा जब ये 3 के तीनों ट्रू है मेरे। तो बेसिकली एंड ऑपरेटर क्या करता है, इवैल्यूएट करता है जितनी भी कंडीशंस मैं पास कर रहा हूं वो सब के सब सही हैं कि नहीं। मैंडेटरीली सारे कंडीशंस सही होने चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं आपको। आप सिंटेक्स में भी इनफैक्ट देख सकते हैं। सिंटेक्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या बोला है, मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, 2 और मोर कंडीशंस को इट विल रिटर्न ट्रू इफ all of them are simple correct। So syntax में मेरे पास सिंपल एंड फंक्शन है A and D, जिसके अंदर मैं मल्टीपल कंडीशंस कॉमा सेपरेटेड डाल सकता हूं। अब एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास है कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, आज के डेट में रोहित शर्मा। एंड सपोज हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। एंड देन मैं पास कर रहा हूं पीएम ऑफ इंडिया, एंड मैं डाल रहा हूं यहां पे पीएम मोदी। सो अगर ये 3 कंडीशन देखूं, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, मेरे पास 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज रोहित शर्मा, हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, एंड पीएम ऑफ इंडिया इज श्री नरेंद्र मोदी जी। सो मेरे पास ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं और ये तीनों कंडीशन है, कंडीशन 1, 2, 3। अगर मैं इन तीनों के ऊपर एक एंड कंडीशन पास करूं, एंड का मतलब क्या ये कंडीशन 1 ट्रू है, यस दिस इज ट्रू। क्या कंडीशन 2 ट्रू है, यस इवन दिस इज ट्रू। क्या कंडीशन 3 ट्रू है, यस इवन दिस इज ट्रू। सो बेसिकली ये चेक करता है कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 जितने भी हैं, क्या ये सब के सब ट्रू है। अगर ये सब के सब ट्रू है तो फाइनल इसका आउटपुट आएगा मेरे पास ट्रू। एक और सेम कंडीशन एग्जांपल देखते हैं। सपोज अब मेरे पास यहां पे कैप्टन में रोहित शर्मा की जगह मेरे पास आ जाए ऋषभ पंत। सो अब आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन 2 तो स्टिल ट्रू है, कंडीशन 3 भी मेरी ट्रू है, बट क्या कंडीशन 1 ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है।
सो आउट ऑफ 3 कंडीशंस मेरी 2 ट्रू है एंड 1 फॉल्स है, तो इस केस में एंड का आउटपुट आएगा फॉल्स, बिकॉज एंड मैंडेटरीली सारे के सारे कंडीशन से एक्सेप्ट करता है कि वो ट्रू हो। अगर वो ट्रू नहीं होगा तो मेरा फाइनल आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। मतलब जितने भी कंडीशंस में एंड के अंदर पास कर रहा हूं वो सारे के सारे जब तक ट्रू नहीं होंगे मेरा आउटपुट तब तक ट्रू नहीं आएगा। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो एंड कंडीशन का आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। इसी का एक अगेन सिनोनिमस फंक्शन है मेरे पास, और एंड का एक और फंक्शन है। और आप देख सकते हैं इसका सिंटेक्स सिमिलर टू एंड फंक्शन ही है। यहां पे मैं इंस्टेड ऑफ एंड और पास करूंगा कंडीशन 1 कंडीशन 2, सिमिलर वही सेम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। सपोज मेरे पास कंडीशन 1 है जिसमें मैं कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम बोल रहा हूं, एंड सपोज इसमें अभी मेरे पास है ऋषभ पंत, एंड कंडीशन 2 में मैं बोल रहा हूं से हाईएस्ट पीक, एंड इसमें मैंने दे दिया माउंट एवरेस्ट, एंड कंडीशन 3 में मैंने दे दिया पीएम ऑफ इंडिया, इसमें लिख दिया श्री नरेंद्र मोदी जी। करेक्ट? तो मेरे पास 3 कंडीशन है, कंडीशन 1, 2 एंड 3, एंड और के अंदर एज सिंटेक्स इज मेंशनिंग आई कैन पास ऑल ऑफ दीज कंडीशन। तो सपोज मैं इसके अगेंस्ट में और पास कर रहा हूं, तो मेरी कंडीशन 1 एज यूजुअल फॉल्स है, कंडीशन 2 मेरी ट्रू है, एंड कंडीशन 3 मेरी ट्रू है। सो आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी 1 फॉल्स है, 2 ट्रू है। और क्या करता है, इफ ईदर ऑफ माई कंडीशन इज ट्रू देन मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। इसमें जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि सारे के सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए। अगर एक भी ट्रू होगा तो मेरा फाइनल आउटपुट ट्रू आएगा। तो इस केस में मेरा आउटपुट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट ट्रू। बट यही इमेजिन करते हैं, सपोज मेरा हाईएस्ट पीक के अगेंस्ट में कोई और दूसरा XYZ मेंशन्ड है, एंड अगेन पी ऑफ इंडिया में कोई रॉन्ग नेम मेंशन्ड है यहां पे, तो तीनों के तीनों फॉल्स हो गए, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, देन यस इस केस में और की वैल्यू मेरी फॉल्स हो जाएगी। मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 1 ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी ट्रू होगा तो मेरा और का आउटपुट ट्रू हो जाएगा, बट अगर सब के सब फॉल्स होंगे तो आउटपुट और का भी फॉल्स ही आएगा। बट एक और कंडीशन है, अगर सपोज सब के सब ट्रू हो जाते हैं, मैं कैप्टन को भी ऋषभ पंत की जगह रोहित शर्मा कर दूं, 3 के तीनों ट्रू हो गए, तो फिर इस केस में भी और का ट्रू ही आएगा, बिकॉज एटलीस्ट 1 या एनीथिंग। अगर एक भी है, एक से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एटलीस्ट 1 भी है तो इसका आउटपुट ट्रू ही आएगा। तो चलिए क्विकली एक एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं एंड और के ऊपर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एंड फंक्शन पे, जिसमें मैं चेक करना चाहता हूं फॉलोइंग कंडीशन, जहां पे फॉर ऑल द कंपनीज इन द डेटा सेट द नंबर ऑफ रिव्यूज इज मोर देन 10,000 एंड rating is more than 4. So I have to check for all the companies in the data set where the number of reviews is more than 10,000 and also rating is more than 4. ठीक है, इसको क्विकली हम चेक कर लेते हैं। एंड और फंक्शन में भी है सेम, मुझे क्या चेक करना है, फॉर ऑल द कंपनीज इफ रेटिंग इज मोर देन 3.5 एंड एज इज लेस देन 10, सो ईदर ऑफ देम शुड बी ट्रू। सो क्विकली हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एंड और पे। तो लेट्स प्रोसीड टू आवर एक्सेल फाइल। तो ये है मेरी एक्सेल फाइल जिसपे हमने सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन की एंड। सो सपोज मैं यहां पे एंड पे सॉल्व कर देता हूं। मेरा क्वेश्चन था नंबर ऑफ रिव्यूज मोर देन 10,000 एंड मेरी रेटिंग मोर देन होनी चाहिए 4। तो मैं यहां पे एक इंसर्ट कर देता हूं एंड चेक के नाम से एक कॉलम। तो मैं बोल रहा हूं कि एंड मैं चेक करना चाह रहा हूं फर्स्ट कंडीशन वेयर द नंबर ऑफ रिव्यूज इज मोर देन 10,000। ऑल्सो सेकेंड कंडीशन में क्या करना चाह रहा हूं, मेरी रिव्यूज इज मोर देन। तो आप देख सकते हैं यहां पे ट्रू एंड फॉल्स लिख के आ गया। मैं दोनों कंडीशन विच इज नंबर ऑफ रिव्यूज मोर देन 10,000 एंड ऑल्सो माई रेटिंग इज मोर देन 4, तो मैं दोनों कंडीशन को चेक करना चाह रहा हूं। तो आप देख सकते हैं इट इज कमिंग ट्रू फॉर द सेकेंड विच इज एक्सेंचर, जिसकी रिव्यूज मोर देन 10,000 है और इसकी रेटिंग भी
मोर देन 4 है, तो दोनों ट्रू है, तभी ये मेरा ट्रू फाइनल रिजल्ट आएगा। हम एक और कॉलम इंसर्ट कर देते हैं और चेक के लिए भी। अब और के केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू और इफ माई रेटिंग दिस इज मोर देन 3.5 एंड और इसकी रेटिंग 3.5 से ज्यादा है, और हमने क्या देखना है, इसका एज विच इज दिस इज लेस देन 10। तो इस केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरी रेटिंग जो कंपनी की है या तो 3.5 से ज्यादा हो या फिर उसका एज लेस देन 10 हो। ईदर ऑफ देम इज वैलिड फॉर मी। अगर दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो मेरा फाइनल रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरा एज तो यहां पे लेस देन 10 नहीं है, बट इसकी रेटिंग मोर देन 3.9 है, तो ये ट्रू आ गया। तो लाइकवाइज ट्रू और फॉल्स मुझे हर एक के केस में मिलते चले जाएंगे। अगर उसकी रेटिंग मोर देन 3.5 है या फिर उसका एज लेस देन 10 है तो मुझे उस केस में ट्रू मिल जाएगा। तो हमने सिंपल एंड और को क्विकली चेक भी कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे एंड और फंक्शन का यूज इफ के साथ। अब सपोज मुझे यही इफ का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि इफ माय रेटिंग इज मोर देन 3.5 और इफ माय एज इज लेस देन 10, तो मैं इसको स्टार्टअप सिग्निफाई कर रहा हूं। अब सपोज मैं यही स्टार्टअप का डेफिनेशन थोड़ा चेंज कर दूं, जहां पे मैं ये बोलूं कि एज इज लेस देन और इक्वल टू 10, ऑल्सो द रिव्यूज शुड बी लेस देन 4, तभी ये स्टार्टअप्स में क्वालिफाई होगा, एल्स स्टार्टअप में क्वालिफाई नहीं होगा। तो मेरी एक कंडीशन नहीं रह गई, मेरी दो कंडीशन हो गई। तो मैं इफ में एंड का यूज कर सकता हूं टू सप्लाई बोथ द कंडीशंस एंड देन फाइनली मैं इसका एक्शन परफॉर्म कर सकता हूं ट्रू के केस में और फॉल्स के केस में। तो मेरा एंड और का यूज सिमिलरली इफ के साथ भी हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास डेटा सेट में लेट्स से कंपनीज दैट गेट अ रेटिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आल्सो विथ मोर देन 5000 रेटिंग कैन बी कॉल्ड एज टॉप कंपनी। तो अब मैंने क्या बोला कि इसी इफ कंडीशन में अब मेरे पास दो है, एक तो रेटिंग शुड बी मोर देन 4 एंड ऑल्सो इसकी 4-5,000 से ज्यादा रेटिंग होनी चाहिए। सो मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल जो मेरी रेटिंग है, फर्स्ट दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है, मेरी जो रिव्यूज काउंट है दिस शुड बी मोर देन 5000। तो ये मेरी दो कंडीशन है जो कि मुझे अप्लाई करना है। तो मुझे पता है कि मैं दोनों कंडीशन को वैलिड करने के लिए मैं स्टार्टिंग में इफ की जगह पे इसको सबसे पहले मैं एंड के ऊपर सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक एंड फंक्शन को कॉल करूंगा इस दोनों को इवैल्यूएट करने के लिए, एंड इसके ऊपर मैं इफ फंक्शन का यूज कर सकता हूं। सो ये पूरी की पूरी जो मेरी कैलकुलेशन है ये एंड ऑपरेशन के थ्रू परफॉर्म होगी मेरी कंडीशन की पार्ट, जहां पे मैंने मल्टीपल कंडीशन पास कर दिया वेयर रेटिंग इज मोर देन और इक्वल टू 10 एंड ऑल्सो रिव्यूज इज मोर देन 5000। सो इफ दिस इज द केस, मैं इसको बोलूंगा यहां पे टॉप कंपनी, एल्स मैं बोलूंगा नॉट अ टॉप कंपनी। सो मैंने एक कंडीशन ना पास करके यहां पे मल्टीपल कंडीशंस पास कर दी सेम एंड फंक्शन के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेते हैं क्विकली मल्टीपल कंडीशंस पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू इन्वेस्टर TG companies wants to buy all the companies that start with T or G. Okay? So एक नया इन्वेस्टर है, they want to buy all the companies जिसका नाम either T से स्टार्ट हो रहा है और G से स्टार्ट हो रहा है। So yes, we can use the or, the left and the if function to classify each company. So सबसे पहले we can extract the words T or G and then we can identify if this is falling into this criteria, and if yes, then we can mark them as buy or else don't buy. Simple है, we can do that. So let's go to our Excel file. Let's quickly check it out. So हमारे पास ये है कंपनीज की नेम
So, मैं यहां पे एक नया कॉलम इंसर्ट कर देता हूं, बाय नॉट बाय। ओके, सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कैरेक्टर निकालना है। कंपनी का फर्स्ट नाम क्या है, तो हमें क्या कर सकते हैं, हम लेफ्ट करके इसको यूज कर सकते हैं एंड इसकी फर्स्ट कैरेक्टर निकालेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कंपनी का फर्स्ट नाम क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है। एंड इसी लेफ्ट के ऊपर मैं एक और फंक्शन यूज कर सकता हूं। तो मेरी कंडीशन ये हो गई, लॉजिकल पार्ट मेरा ये हो गया, एंड इफ दिस इज इक्वल टू ईदर माई बी, टी और जी, अगर मेरा कंपनी का नाम या तो टी है या फिर जी है तो मैं दोनों के केस में उसको बाय परफॉर्म करूंगा। तो मेरे पास लेफ्ट करके फर्स्ट कैरेक्टर तो आ गई। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इफ दिस इज इक्वल टू टी कॉमा सेम, अगर मैं बोलूं यही लेफ्ट ऑपरेटर ऑन माई B2 कॉमा 1, इफ दिस इज इक्वल टू अगेन ईदर जी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या हुआ। मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, दोनों। सबसे पहले मुझे टी पे चेक कर लिया मैंने, इफ माई फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ माई कंपनीज नेम इज टी और इफ माई फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ माई कंपनी नेम इज जी, इन ईदर केस आई एम पुटिंग दिस एज ट्रू। आप देख सकते हैं फॉल्स ट्रू, हमने यहां पे टी पे भी ट्रू ले लिया, जी पे भी ट्रू ले लिया। तो अगर मेरे कंपनी का नाम इधर टी या जी से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने फिगर आउट कर लिया ट्रू फॉल्स। अब मुझे क्या करना है इस केस में, इफ इट इज ट्रू आई कैन कॉल दिस ओवर एन इफ फंक्शन। सो इफ दिस इंटायर कंडीशन इज ट्रू देन आई हैव टू मार्क दिस एज बाय और एल्स आई हैव टू मार्क दिस एज डोंट बाय। करेक्ट? मैं आई थिंक सेम फंक्शन मुझे इस पे भी कॉपी करना चाहिए। या देख सकते हैं, सो बाय या डोंट बाय, अगर मेरे कंपनी का नाम इधर टी या जी से स्टार्ट हो रहा है, विच आई हैव सॉर्टेड फ्रॉम द लेफ्ट फंक्शन, उस लेफ्ट को मैंने और के ऊपर पास किया, हमने ट्रू फॉल्स चेक कर लिया, एंड इफ ट्रू देन आई हैव टू मार्क दिस एज बाय, इफ नॉट ट्रू देन आई हैव टू मार्क दिस एज डोंट बाय। सिंपल। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वी हैव टू फाइंड ऑल द फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई एंड वी हैव टू टैग देम एज बॉम्बे फाइनेंस। ठीक है, वी कैन डू दैट। सो सबसे पहले हमको फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज देखनी है एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज जो कि बॉम्बे से बेस्ड आउट है, मुंबई से बेस्ड आउट है, उसको मुझे बॉम्बे फाइनेंसेस में कन्वर्ट करना है। बस लेट्स क्विकली डू दैट। एंड क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन वैलिड रखनी है, मेरा फाइनेंशियल भी सेम होना चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का टैग होना चाहिए एंड कंपनी का नाम भी, उसका लोकेशन मुंबई से स्टार्ट होना चाहिए। ये दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो एंड कंडीशन का यूज होगा और यूज नहीं होगा। तो क्विकली इसको हम एक्सेल पे सॉल्व करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पे हमारे पास हेडक्वार्टर है। आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर में मेरे पास मुंबई है, डबलिन है, तो ये सारे के सारे मेरे पास फर्स्ट वैल्यूज आ रही हैं, मुंबई, डबलिन, पुणे एंड व्हाट नॉट। करेक्ट? सो मुझे यहां पे सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि मेरी जो वैल्यू है, जो मेरी हेडक्वार्टर है, पहले तो वो मुंबई बेस्ड हो और मुंबई बेस के साथ साथ उसकी जो टैग है वो भी फाइनेंशियल सर्विसेज ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मुझे यहां पे कंपनी के नेम से अगर मुझे मुंबई को निकालना है तो मैं मुंबई से को कैसे निकालूंगा? मैं यहां पे सिंपल अगर मैं लेफ्ट फंक्शन का यूज कर लूं, मुझे पता है कि मेरे पास लेफ्ट फंक्शन से मुझे यूज करना है मुंबई, तो मैं लेफ्ट से 6 यूज कर सकता हूं। तो मेरे पास सारे के सारे 6 एलिमेंट आ जाएंगे और मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इसको मुंबई से वैलिडेट भी कर सकता हूं। तो मैं लेफ्ट L26 भी अगर यूज करूं तो मैं मुंबई से वैलिडेट कर सकता हूं इसको। तो चलिए एक बार क्विकली इसी टैग में मैं यहां पे क्रिएट करता हूं एक न्यू कॉलम विच इज द कंपनी नेम। सो अब मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा
सो एंड ऑपरेटर में क्या बोल रहा हूं कि मेरा ये टैग दिस शुड बी इक्वल टू फाइनेंशियल सर्विसेज. Okay, so it should be equal to financial services. ठीक है. So first condition is my all the tags should be equal to financial services. Also, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा next condition which is basically this, and इस पे मैं पास करना चाह रहा हूं एक left function. So left of this comma 6 if this is equal to Mumbai. करेक्ट. तो आप देख सकते हैं तो मैंने एंड ऑपरेटर पास कर दिया फाइनेंशियल सर्विसेज और मुंबई. तो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए ट्रू बोलूंगा जहां पे वो उसका टैग फाइनेंशियल सर्विसेज है और वो फॉलो कर रहा है मुंबई से भी. तो दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स रहेगा. तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन आई कैन पुट इट ओवर एन इफ कंडीशन. So, ये पूरा का पूरा जो मेरा लॉजिक है वो इफ के अंदर चला जाएगा. एंड इफ दिस इज ट्रू आई एम गोना कॉल दिस एज बॉम्बे फाइनेंसेस एंड देन एल्स आई एम गोना कॉल दिस एज नन, फॉर एग्जांपल. देख सकते हैं तो ये मेरा बॉम्बे फाइनेंसेस और नन में कन्वर्ट हो जाएगा. सिंपल है. हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया दोनों फंक्शन को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट जो मेरा लॉजिकल ऑपरेटर था टैग फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए. सेकंड हमने मुंबई को फिगर आउट कर लिया अपने हेडक्वार्टर से. अगर वो फाइनेंशियल सर्विसेज है एंड मुंबई से भी बिलोंग करता है तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया बॉम्बे फाइनेंसेस. सिंपल है. तो चलिए क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं जहां पे हमने ये फिगर आउट करना है कि हमारी अगर हेडक्वार्टर बैंगलोर, बेंगलुरु या फिर चेन्नई हो, साथ ही साथ उसका एज लेस देन 10 होना चाहिए एंड कंपनी का टैग इंटरनेट बेस्ड हो, तो हमें उसको इंडियन सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स में मार्क करना है. तो क्विकली चेक कर लेते हैं इसको. तो हमने यहाँ पे एक्सेल फाइल में एक न्यू कॉलम क्रिएट करना है. यहाँ पे सिंपल एक कंपनी चेक नाम से एक कॉलम बना लेते हैं. तो हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है. सबसे पहले और को इंप्लीमेंट करते हैं. सो और में बिकॉज हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये वैल्यू डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम इसको लेफ्ट फंक्शन के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. बैंगलोर बेंगलुरु में 9 कैरेक्टर्स ईच है, लाइकवाइज चेन्नई में 7 है, तो हम लेफ्ट के थ्रू डाल सकते हैं. तो लेफ्ट ऑफ दिस इफ आई पुट 9 एंड अगर ये वैल्यू इक्वल टू बैंगलोर है, या फिर अगेन लेफ्ट फंक्शन का यूज करके अगर मैं बोलूं यही F2 इफ दिस इज 9 इक्वल टू बेंगलुरु, if I use this left function, if I use F2 and if I put 7 here, and in this 7 if I say if this is equal to Chennai, then इस केस में मैं क्या बोलूंगा, जैसे हमने इसको किया ये एक्सट्रैक्ट करेगा मेरी हर एक वैल्यूज को और मुझे ट्रू एंड फॉल्स देगा जहां पे भी ये वैल्यू वैलिड है. आप देख सकते हैं जहां पे भी ये बैंगलोर है या बेंगलुरु है या फिर चेन्नई है, ये मेरे को वहां पे ट्रू दिखाएगा. बट ये सिंगल कंडीशन नहीं है, मुझे इसी के ऊपर और भी कंडीशंस अप्लाई करने हैं. तो सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है मेरा एज विच इज दिस इफ दिस इज लेस देन 10. एक और कंडीशन है मेरे पास इफ माय टैग इफ दिस इज इक्वल टू इंटरनेट. ये 3 कंडीशंस हैं एंड इन सबको मैं करूंगा एंड फंक्शंस के अंदर. सो मैं यहां पे क्विकली एक एंड फंक्शन लगा देता हूं ऑन द टॉप एंड फंक्शन. अब मैं अगर देखूं तो ये सारे के सारे कंडीशंस वैलिड हैं, जहां पे मैं हेडक्वार्टर को भी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं एंड मैं ये भी बोल रहा हूं कि एज लेस देन 10 है और मैं ये भी बोल रहा हूं कि टैग मेरा इंटरनेट है. मैं क्विकली इन सब पे अप्लाई कर देता हूं. और अगर अब हम यहां पे ट्रू चेक करेंगे, जहां जहां पे ये कंडीशन वैलिड है मुझे सेम को इंडियन सिलिकॉन वैली स्टार्टअप से रिप्लेस करना है. तो कैसे करेंगे? काम करते हैं, इसका फिल्टर हटा लेते हैं क्विकली. तो वापस इसी फंक्शन पे जाते हैं. अब जहां पे भी ये वैलिड है तो मैं सिंपल इफ फंक्शन का यूज कर सकता हूं. इफ जहां पे ये ट्रू होगी मुझे वहां पे वैल्यू डालनी है इंडियन सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स. करेक्ट. एंड जहां पे ये फॉल्स है वहां पे मैं बोलूंगा नन. एंटर. एंड ये सारी की सारी चीजें मैं कॉपी कर दूंगा और आप देख सकते हैं अब मेरे पास ट्रू एंड फॉल्स ना होकर के इंडियन सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स आ रहे हैं. और आप देख सकते हैं ये वहां पे हेडक्वार्टर्स बैंगलोर, बेंगलुरु एंड चेन्नई के लिए वैलिड है, जिसका कि एज लेस देन 10 है और
टैग्स भी इंटरनेट। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम साइज। फंक्शन देखते हैं जो कि है नेस्टिंग इफ। तो अब तक जो हमने बात किया वो इफ कंडीशन पे था, जहां पर हमने ये बोला कि एक कंडीशन के ऊपर हमने उसको वैलिडेट करके उसकी ट्रू एक्शन या फिर उसके फॉल्स एक्शन को हमने मेंशन कर दिया। बट इमेजिन करते हैं मेरे पास सिंगल आउटपुट नहीं है, मुझे मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है। फॉर एग्जांपल सपोज मैं बोलूं कि इफ माय वैल्यू x इज मोर देन 100 it should be classified as good, or if it is more than 150 it should be very good, and if it is more than 200 then it is excellent। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, मुझे ये तीनों कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, 100, 150, 200, एंड ये तीनों एक कंडीशन में वैलिड नहीं हो सकते, मुझे मल्टीपल इफ, नेस्टेड इफ करना पड़ेगा इसको। तो चलिए इसी को एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। आपके पास एक सिंपल स्निपेट है जहां आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स है A, B एंड C, जहां पे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स हैं एंड रेस्पेक्टिव ग्रेड एलोकेट करनी है मुझे। सो मेरे पास 6 स्टूडेंट्स का डेटा है, रेस्पेक्टिव मार्क्स मिले हुए हैं हर एक स्टूडेंट को, एंड हमें एक मल्टीपल कंडीशंस के थ्रू यहां पे ग्रेडिंग को एलोकेट करनी है। कंडीशन क्या है, अगर मार्क्स मोर देन 80 है तो मैं बोल रहा हूं ग्रेड होगा A, अगर मार्क्स बिटवीन 50 एंड लेस देन इक्वल टू 80 है तो मैं बोलूंगा B, एंड एनीथिंग व्हिच इज लेस देन इक्वल टू 50 मैं बोलूंगा C। तो उस कंडीशन के हिसाब से जो मेरा 72 है वो आएगा ग्रेड B में, 74 आएगा वो ग्रेड B में, 84 आएगा A में, 84 आएगा A में, 19 आएगा C में एंड 29 आएगा C। सिंपल है। तो अब इसी कंडीशन को अगर मुझे फंक्शंस के थ्रू अप्लाई करना हुआ तो हमारे पास आती है नेस्टिंग ऑफ इफ कंडीशन। तो नेस्टिंग ऑफ इफ कंडीशन कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल है। मैं क्या करूंगा इस केस में, पहले लॉजिक बिल्डअप करते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कोई भी वैल्यू अगर मेरी मोर देन 80 है तो बाय डिफॉल्ट वो हो जाएगा A, अगर वो मोर देन एंड इक्वल टू 50 है तो इसको मैं बोलूंगा B, बिकॉज इस केस में मैं ऑलरेडी एक हाइपर कंडीशन अप्लाई कर चुका हूं, 80 मोर देन 80 विच इज इक्वल टू A, तो 50 और 80 के बीच में जो होगी वो एलोकेट होगी B, और जो भी दोनों कंडीशन को वैलिडेट नहीं करेगी वो थर्ड कंडीशन हो जाएगी C। ये मेरा नेस्टिंग का लॉजिक हुआ। अब इसी को मैं अगर मैं कोड में इंप्लीमेंट करना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, क्विकली मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसको मैं लिखूंगा सिंपल, बोलूंगा इफ माय मार्क्स इज मोर देन 80 देन मैं बोलूंगा इसको A, एंड इफ ये वैलिड नहीं है तो जो मेरी सेकंड नेस्टिंग वाली कंडीशन है वो यहां पर आएगी फॉल्स के कंडीशन में, तो मैं बोलूंगा एक और इफ कंडीशन, एंड यहां पे बोलूंगा मैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 देन मैं बोलूंगा ये हो जाएगा वैल्यू B, एंड इफ ये दोनों वैलिडेट नहीं करेंगे तो इस केस में हो जाएगा C। ये हो गया मेरा फाइनल कोड, जिस केस में मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट में अगर वैल्यू एट एनी पॉइंट मोर देन 80 है तो मैं A करूंगा, और इफ मोर देन 50 है बिकॉज ऑलरेडी 80 वाला कंडीशन अप्लाइड है, तो जो लेफ्ट आउट वैल्यू रहेगी मोर देन इक्वल टू 50 एंड लेस देन 80 बाय डिफॉल्ट हो जाएगा यहां पे, तो उस केस में मैं बोलूंगा इसको B, और ये अगर कोई भी वैलिडेट नहीं करेगा तब मैं बोलूंगा इसको C। तो इस कंडीशन में क्या रिजल्ट्स आ जाएंगे, 72 को मिलेगा B, 74 को B, 84 को A, 84 को A, 19 को C, 29 को C। ये हो गई हमारी नेस्टिंग इफ कंडीशन। तो चलिए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमारे पास एक एक्सरसाइज है जहां पर आप देख सकते हैं, हमें ये फिगर आउट करना, क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ रिवॉर्ड फॉर सम कैटेगरीज, जहां पे मुझे ये देखना है कि इफ कंपनी कैटेगरी इज IT सर्विसेज, कंसल्टिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द रेटिंग इज मोर देन 4, देन उसकी रिवॉर्ड है 10 लाख, एंड इफ कंपनी IT सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज में है एंड रेटिंग उसकी लेस देन इक्वल टू 4 है, देन मैं बोलूंगा 5 lakhs। Else, if it is telecom, ISP and rating is more than 4, then reward है 8 lakhs, and for all the other categories reward है 0। and ये सारे के सारे मुझे परफॉर्म करने हैं सिंगल इफ के अंदर, कर सकते हैं। लेट्स क्विकली सॉल्व इट अप। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं एक्सेल फाइल के साथ। तो ये मेरी सेम एक्सेल फाइल है, हमने यहां पे क्वेश्चन को कॉपी भी कर लिया है। तो
अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, यहां पे हम इंसर्ट कर लेते हैं एक नया कॉलम। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है कि इफ माय कंपनी इज आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग और ऑल्सो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो मैं इन दोनों की वैल्यू को सिंपल पहले कॉपी कर लेता हूं। तो अब मैं बोल रहा हूं सबसे पहले इज इक्वल टू एंड फंक्शन के साथ, सॉरी और फंक्शन के साथ, बिकॉज ईदर ऑफ देम चेक करनी है। सो इफ दिस टैग इज इक्वल टू आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, कॉमा दिस इज इक्वल टू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं हमने इसको करेक्ट करके फॉल्स ट्रू कर लिया। तो या फिर ये आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग होनी चाहिए या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज होनी चाहिए। तो हमने इसको क्विकली चेक कर लिया। ऑल्सो मैं इस पे कंडीशन पास करना चाहता हूं, शुड बी मोर देन 4। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हुई। अब मैं इसी के ऊपर एंड कंडीशन पास कर देता हूं। तो एक तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड हो गई मेरी रेटिंग की वैल्यू विच इज हियर। सो रेटिंग इज दिस एंड इफ रेटिंग इज मोर देन 4, सो रेटिंग इज मोर देन 4, देन अगेन एंड कंडीशन पास कर दिया हमने। तो अब इस केस में ये दोनों की दोनों को चेक करेगा मेरे पास। तो मेरे पास अब आप देख सकते हैं somehow ये करेक्ट नहीं हुआ। लेट्स क्विकली चेक इट। सो मैं एंड फंक्शन डाल दिया हमने और मैंने क्या बोला, C2 शुड बी मोर देन 4। तो हमने अप्लाई कर दिया। हाँ, अब ये सही हो गया। तो ये सबके सब केस में अप्लाई हो गया। ट्रू फॉल्स अब देख सकते हैं अपडेट हो गई। सो एंड में फर्स्ट either this is IT services consulting or financial services and also rating should be more than 4. अब if this is true तो मैं यहां पे if function डालूंगा। So if this entire is true then मैं बोल रहा हूं कि मेरा reward should be 10 lakh और else यहां पे अभी 0 रख के देखता हूं। तो ये मेरा आप देख सकते हैं 10 लाख और 0 रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली चेंज हो गया। रिव्यूज भी 4 से ज्यादा है और आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में बिलोंग भी करता है। बट अभी तो ये सिर्फ वन कंडीशन इंप्लीमेंट हुई। अब मेरे पास मल्टीपल कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है सेम के अंदर। तो मैं यहां पे 0 नहीं कर सकता इसको। अब मैं इसी को 0 ना करके यहां पे मैं एक और इफ कंडीशन डालूंगा एंड इसमें इफ में यही सेम पहले तो वैलिडेट होगा पूरा का पूरा एज इट इज। मैं इसको इफ में यहां पे मेंशन कर देता हूं। सो एंड आईटी सर्विसेज कंसल्टिंग को बिलोंग करना चाहिए एंड आप देख सकते हैं इस केस में रेटिंग की वैल्यू शुड नॉट बी 4, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4। तो इस केस में बोलूंगा कि अगर ये मेरा वैलिडेट होता है तो फाइनली मैं बोलूंगा कि this should give me reward as 5 lakh. करेक्ट? एंड अगर ये फाइनली अगर ये भी इंप्लीमेंट नहीं होता है देन मेरा थर्ड कंडीशन आता है। अगेन यहां पे मैं इफ फंक्शन डालूंगा एंड इफ में मैं अगेन सेम चीज कॉपी कर सकता हूं एज इट इज। बट यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास कंपनी का नाम टेलीकॉम या आईएसपी होना चाहिए। तो मैं टेलीकॉम या आईएसपी अब इसमें से निकाल के मैं लिख सकता हूं टेलीकॉम हैश आईएसपी भी मेंशन कर सकता हूं। तो इस केस में ये टेलीकॉम एंड आईएसपी होना चाहिए। तो ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। सो टेलीकॉम एंड आईएसपी इस केस में और नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं और फंक्शन हटा देता हूं। सो सबसे पहले दिस शुड बी इक्वल टू ओनली टेलीकॉम एंड आईएसपी। तो ये मेरा एक कंडीशन वैलिडेट हो गया। एंड मैं बोल रहा हूं कि मेरी रेटिंग शुड बी मोर देन 4, तो C2 शुड बी मोर देन 4। देन इस केस में बोलूंगा कि मेरी क्या है, रिवॉर्ड 8 लाख है और एल्स फाइनली फॉर एवरीथिंग एल्स इट इज 0। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमने ये पूरा का पूरा फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो 5 लाख और 8 लाख रेस्पेक्टिवली मुझे इसमें अवार्ड दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये मेरा बिलोंग करता है रेस्पेक्टिव
यूज केसेस पे। तो ये सारे के सारे ट्रू वैल्यूज होंगे, आप ये देख सकते हैं। तो मैं इसको I18 को एक्चुअली इसको फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हमने कर दिया इसको। आप देख सकते हैं कि 8000 की वैल्यू मेरे पास फिक्स्ड है, तो इट शुड बी इक्वल टू टेलीकॉम एंड आईएसपी। अगर ये टेलीकॉम एंड आईएसपी से बिलोंग करता है, विच इज दिस, तो मैं इसको बोलूंगा सिंपल कि ये हमारे पास 8 लाख का रिवॉर्ड देगा। अदरवाइज ये 3 के 3 कंडीशन अगर मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रेटिंग इज मोर देन 4, तो ये मेरा 10,000 दे रहा है। फर्स्ट कंडीशन इंप्लीमेंट हो गई। सेकंड में मैं इफ कंडीशन उसी के फॉल्स में अप्लाई कर दिया, ये मेरी कंडीशन हो गई, और इस सेकंड की मेरी ट्रू है 5 लाख। बट अगेन इस केस में एक और फॉल्स में मैं अप्लाई कर रहा हूं इफ कंडीशन, तो मेरी कंडीशन यहां पर हो गई, इसकी ट्रू वैल्यू हो गई 8 लाख। एंड फाइनली अगर कुछ भी वैलिड नहीं है तो 0। ठीक है, तो ऐसे करके मैं मल्टीपल नेस्टेड इफ में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कोड, बट इसमें पेशेंस रख के थोड़ा ध्यान से अगर हम कोड करेंगे तो कुछ नहीं है, सिंपल है। सिंपल उसी लॉजिकल फ्लो में इसको अप्लाई करते चले जाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ के ऊपर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एरर हैंडलिंग कैसे होती है एक्सेल के अंदर। हमने बहुत सारे डिफरेंट तरीके के एरर्स देखे हैं एक्सेल के ऊपर, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो क्विकली इन डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स को एक बार देख लेते हैं, किस किस तरीके की एरर हमें एक्सेल के ऊपर आ सकती है और वो क्यों आती है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स है जो हमें दिखाई देती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं हैशटैग नेम एरर। ये कहां से आया? ये बेसिकली एरर आती है अगर आपके पास कोई फंक्शन है, आपने कोई भी फंक्शन मेंशन किया है और बाय मिस्टेक आपने उसकी स्पेलिंग सही नहीं लिखी। फॉर एग्जांपल सपोज आपको सम करना है एंड आपने इक्वल टू सम की जगह SU करके C2, C3 डाल दिया, तो SU जो फंक्शन है ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ये अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइप की एरर आपको हैशटैग नेम एरर देगी। सेकेंड टाइप ऑफ एरर है हैश डिवाइड 0। सपोज आप किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं या कोई आपको ऑपरेशन उसको 0 से डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में ये रिजल्ट आती है। सपोज मैं बोल रहा हूं इक्वल टू C2 डिवाइड बाय 0, तो मेरी जो वैल्यू है मैं उसको 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा बेसिकली। तो इस केस में ये डिवाइड बाय 0 की एरर आएगी मुझे। थर्ड, मेरे पास अगर नल वैल्यू है, नल बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरी जो वैल्यूज है, सपोज से C2, C3, C4, मैं इन सबको ऐड करना चाह रहा हूं और मैं इसके अगेंस्ट में फंक्शन पास कर रहा हूं सम, बट मैंने समहाउ ये C2, C3 के बीच में कॉमा देना भूल गया, तो ये कॉमा यहां पे अवेलेबल नहीं है, तो ये C2, C3, C4 जो है ये वैलिड नहीं रहेगा, ये इसको सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो सिचुएशंस लाइक दिस जनरेट्स हैश नल एरर। सिमिलरली मेरे पास वैल्यू फंक्शन आ जाती है एरर। अब सपोज मेरे पास सेल A में 100 है, सेल B में सपोज मेरा नेम है अर्पित एंड सेल C में मेरा एज है 30, और मैं बोल रहा हूं कि मैं 100 प्लस अर्पित प्लस 30 करना चाहता हूं। ये तो डिफरेंट डेटा टाइप्स में हो गए। तो इस टाइप की एरर जहां पे मैं वैल्यूज को परफॉर्म करना चाहता हूं बट उसकी डेटा टाइप का मिसमैच है, तो मेरी वैल्यू एरर है ये। इस केस में मुझे आएगा वैल्यू एरर। यहां पे एक और टाइप है नम एरर। नम एरर तब आता है जब कोई बहुत हेवी कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं एक्सेल के ऊपर, बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन है एंड फाइनली एक्सेल उसको कंप्यूट नहीं कर पा रहा है, मेमोरी एरर आ गई या फिर उसको कंप्यूट नहीं कर पा रहा है, तो ये एक्सेप्शनल एरर है। इस केस में आता है जब मेरे पास हेवी कंप्यूटेशन होता है, तो उस केस में मुझे हैश नम एरर आती है। लास्ट है हैश NA। ये रेफरेंस फंक्शंस में जनरली यूज होता है कि अगर हम कोई रेफरेंस फंक्शन यूज कर रहे हैं और वो अवेलेबल नहीं है तो मुझे हैश NA आता है। ये हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पे हम रेफरेंस फंक्शंस को यूज करेंगे। बट ब्रॉडली ये 6 टाइप के एरर्स हैं जो कि एक्सेल में हमें दिखाई देते हैं।
सिंपल है, या तो हमने फंक्शन का नाम गलत दे दिया, गलत डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं, डिवाइड बाय 0 कर रहे हैं, या फिर उसकी सेल की रेफरेंसिंग गलत है। ये डिफरेंट टाइप के एरर्स हैं जो कि हम एक्सेल में देख सकते हैं। इसी को हैंडल करने के लिए हमारे पास इफ एरर फंक्शन है। इफ एरर क्या करता है, इफ आपको कोई भी टाइप की एरर आती है तो उस एरर को वो बाईपास करके आपको वहां पे एक वैल्यू पास कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एरर सिंटेक्स आप देख सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला जो मुझे मेंशन करना है, सपोज यही यूज करना चाह रहा हूं, CU C2 C5। सो SU में आप देख सकते हैं ये मेरी फर्स्ट टाइप की एरर है जो कि नेम फंक्शन के अंदर लाई करती है, जो मैंने आपको बताया था। तो ये मुझे, अगर मैं सिंपल इसको रन करता तो मुझे #name एरर आती, बट क्योंकि मैंने इसको इफ एरर पे पास किया हुआ है तो इसको बाईपास करके इसका आउटपुट आएगा 0। तो ये रिप्लेस कर देगा इस #name को 0 से, तो मुझे आउटपुट में 0 दिखाई देगा। इट इज अ मेथड टू हैंडल द एरर। सिमिलरली मैं इसको C2/0 कर रहा हूं, इस केस में मुझे डिवाइड बाय 0 की एरर आती, तो मैं इस एरर को बाईपास करके बोल रहा हूं कि मुझे आउटपुट में चाहिए इनकरेक्ट एंट्री। सिंपल है। ये सारी चीजों को मैं एक्चुअली परफॉर्म कर सकता हूं हमारे एक्सेल के ऊपर भी। मैं क्विकली आपको शो कर देता हूं ये कुछ एरर्स दिखा करके भी, और इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं इफ एरर के थ्रू। तो चलिए क्विकली एक्सेल पे देखते हैं इसको। यही एक्सेल फाइल है हमारे पास। तो अब क्या करते हैं, सपोज यहां पे एक मैं इंसर्ट कर देता हूं और मैं बोलता हूं कि मुझे करना है SUM की जगह मैं SU पास करना चाहता हूं और बोल रहा हूं C3, C4। तो आप देख सकते हैं हमें क्या एरर आई, #name की एरर आई, बिकॉज ये SU जो फंक्शन है ये इसने आइडेंटिफाई नहीं किया। इसी को हम एरर हैंडल भी कर सकते हैं। हमने इफ एरर फंक्शन का यूज किया, अगर ये इफ एरर है तो मुझे एरर ना दे करके ये 0 दे दे, तो ये एरर ना दे करके मुझे अब ये 0 पास करेगा। एक और एरर चेक कर लेते हैं। सपोज मैं बोल रहा हूं कि दिस वैल्यू दिस शुड बी डिवाइड बाय 0, हमें #divide 0 की एरर आई। अब इसी को मैं इफ एरर पे भी चेक कर सकता हूं। मैं सिंपल इफ एरर पे अगर जाऊंगा, इफ एरर, अगर ये एरर है तो इसको (0) कर दे। सिंपल। इसी टाइप की मल्टीपल एरर्स हम देख सकते हैं एक्सेल के ऊपर। हर एक का एक पर्टिकुलर मीनिंग है और इफ एरर फंक्शन हमें उसी एरर को हैंडल करने का एक ऑप्शन देता है। अगर एरर आ रहा है तो वो उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। ये हो गई हमारी इफ एरर की मतलब। तो हमने यही देखा, हमने ये समझ लिया कि हम इफ एरर फंक्शन के थ्रू कैसे एरर को हैंडल कर सकते हैं। मल्टीपल एरर टाइप्स, जो भी एरर है मेरे पास, मैं उसको इफ एरर फंक्शन के थ्रू हैंडल कर सकता हूं। तो क्विकली एक बार समराइज कर लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या समझा। हमने स्टार्ट किया लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ, हमने एंड फंक्शंस पढ़ा, हमने और फंक्शन पढ़ा, हमने इफ फंक्शन पढ़ा, इफ का भी हमने नेस्टेड इफ पढ़ा अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस को पास करना है। हमने ये देखा किस किस टाइप के एरर्स में हो सकते हैं हमारे पास एक्सेल के अंदर, एंड उसी एक्सेल एरर को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं इफ एरर फंक्शन के साथ। कोई भी एरर हो हम उसको बाईपास करके अपनी ओन वैल्यू वहां पे पास कर सकते हैं। तो ये था हमारे इस वीडियो का कंटेंट। थैंक यू सो मच गाइस। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लॉजिकल रेफरेंसिंग की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।